टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स में एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले बेसिक सर्किट स्टडी करते हैं। बेसिक सर्किट में फर्स्ट है रेजिस्टेंस विथ एसी सोर्स। रेजिस्टेंस विथ एसी वोल्टेज। रेजिस्टेंस विथ एसी वोल्टेज प्रोसेस समझना। जैसे मान लेते हैं जैसे आरसी सर्किट वगैरह वहां पर डिस्कस किया था हमने कैपेसिटर में, वो सारी चीजें बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई जो है वो क्या हो गई है, एसी कर दी है डीसी की जगह। ये रेजिस्टेंस है, एसी सोर्स अप्लाई किया एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, मतलब इसकी पोलैरिटी क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। लेट्स से अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। तो यहाँ पर V है अप्लाइड एसी वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है इन द फॉर्म ऑफ साइन। V नॉट आपका पीक वोल्टेज है। RMS वैल्यू की बात करूं तो क्या हो जाएगा, V नॉट बाई रूट 2, याद है साइन या कॉस में RMS वैल्यू। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सारे पैरामीटर का मतलब पता होना चाहिए। इसी वजह से हमने सारे टर्म पहले डिफाइन किए हुए हैं। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वगैरह सारा कुछ निकाल सकते हैं। 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड हो जाएगा इसका। लेट्स से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर KVL अप्लाई करूं तो V माइनस आई आर इक्वल टू 0, मतलब V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से I इज इक्वल टू V नॉट बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। I इज इक्वल टू, ये जो है यही आपका पीक करंट है जिसको I नॉट बोल सकता हूं मैं, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये आ गया करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इट इज अ करंट रिलीज बाय बैटरी, और ये भी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेगा, वेरी करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये साइन के फॉर्म में है और ये भी साइन के फॉर्म में है, मतलब सेम फॉर्म में है। इसका भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसका भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है वो V नॉट है, करंट का जो पीक वैल्यू है वो I नॉट है। यदि मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, वोल्टेज और करंट का विद टाइम, साइन है तो वोल्टेज यदि ये है ऐसे, साइन कर्व ऐसे स्टार्ट होगा, ये वोल्टेज का मान लेता हूं, तो आपका जो करंट का होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। ये ज्यादा कम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ R पे। लेकिन जो टाइम पीरियड इसका होगा वही इसका भी होगा, साथ में जहां से ये स्टार्ट होगा वहां से ये भी स्टार्ट होगा। एम्पलीट्यूड डिफर कर सकता है क्योंकि ये I नॉट है, ये V नॉट है। मतलब कहने का ये है कि इसके फेज की बात करूं, वोल्टेज का जो फेज है वो ओमेगा टी है। दोनों, पहली बात तो दोनों सेम फॉर्म में होना चाहिए। यदि फेज डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं तो ये साइन के फॉर्म में है, तो ये भी साइन के फॉर्म में होना चाहिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस। तो दोनों ऑलरेडी साइन के फॉर्म में है। इसका फेज ओमेगा टी है, इसका फेज भी ओमेगा टी है। तो फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस पाई का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो cos पाई का वैल्यू 0, मतलब पावर फैक्टर का वैल्यू 0। पावर फैक्टर का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए, एक तो फेज डिफरेंस, करंट और वोल्टेज, करंट और अप्लाइड वोल्टेज सेम फेज में है और पावर फैक्टर 0 है। और पावर फैक्टर 0 होने का मतलब यहाँ पर पावर डेवलप्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि पावर का डेफिनेशन हमने देखा है। पावर हमने अवैध पावर निकाला था
क्या था, वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाई के बराबर था, ठीक है ना। तो फाइव जीरो है, सब सॉरी वन होगा ना। 0 है तो 1 होगा। सॉरी उल्टा बोल दिया, उल्टा। पावर फैक्टर 1 होगा, तो इसमें मैक्सिमम पावर, इसका एवरेज पावर जो आएगा, सॉरी एवरेज पावर जो आएगा वो आएगा आई नॉट वी नॉट, यही आएगा एक्सप्रेशन। और कॉस फाई 1 हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, चलो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इट इज तो जो प्योर रजिस्टिव सर्किट विद एसी सोर्स होगा तो मैक्सिमम पावर डेवलप होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस। कॉपी करो जल्दी से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो फेज डिफरेंस 0, पावर फैक्टर मैक्सिमम, यही मैक्सिमम है 1, एवरेज पावर विल बी मैक्सिमम। एवरेज पावर मैक्सिमम मतलब हीट लॉस मैक्सिमम इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। पी एवरेज आई नॉट वी नॉट बाई 2 कब होता था? नहीं, उसमें क्या एक्सप्रेशन निकाला था मुझे याद नहीं आ रहा, मैं चेक कर लेता हूँ रिजल्ट क्या था। आई नॉट सर वी नॉट बाई वी 2 नॉट आई नॉट अपॉन 2 अपॉन 2 था ना, हाँ तो बाई 2 था, बाई 2। रजिस्टिव सर्किट क्लियर, मिटा दूं? एक मिनट सर, एक सर ये पावर फैक्टर का मतलब क्या है? पावर फैक्टर से हमें ये पता चलता है कि पावर फैक्टर वो डिफाइन करता है कि मतलब मैक्सिमम पावर, मतलब पावर कितना डिलीवर कर रहा है। कॉस फाई है ना, यदि ये 90 डिग्री आ जाएगा तो पावर, मतलब पावर फैक्टर यदि ये 0 हो जाएगा तो पावर रिलीज बाय सर्किट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब पावर से मतलब रिलेटेड बाय है, कितना पावर, बैटरी एवरेज ना? पावर। हाँ बैटरी। सर थोड़ा लेट से आया तो मैं फेज डिफरेंस वाला बता दीजिए, फेज डिफरेंस में क्या बताया सर आपने? फेज डिफरेंस में वो वोल्टेज साइन के फॉर्म में था, अप्लाइड वोल्टेज, और जो करंट का है वो भी साइन के फॉर्म में है, दोनों सेम फॉर्म में है, दोनों का फेज सेम है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कैपेसिटर सर्किट सेकेंड है बेसिक सर्किट में, कैपेसिटर विद एसी वोल्टेज। ध्यान देना, ये कैपेसिटर है और ये अप्लाइड वोल्टेज। लेट्स से V इज इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा टी है, कैपेसिटेंस C है। लेट करंट I फ्लो किया, तो यहां पर चार्ज प्लस Q, यहां पर चार्ज माइनस Q, KVL अप्लाई करूं तो V नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस Q बाई C इक्वल टू 0। तो यहां से Q इज इक्वल टू V नॉट C इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। यदि करंट निकालना है तो करंट होगा dQ बाई dt, इट विल बी द करंट। तो ये V नॉट C डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन, तो माइनस ओमेगा भी बाहर आ जाएगा।
तो I इज इक्वल टू V नॉट ओमेगा C, और इसको कॉस में लिखूं तो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूं। चेक करो क्या सही लिखा है मैंने ये। आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। राइट। अब यहां पे देखा जाए तो ये भी कॉस के फॉर्म में है, ये भी कॉस के फॉर्म में है, दोनों सेम फॉर्म में है। तो बोलो फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई बाई 2। फेज डिफरेंस पाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। अच्छा, फेज डिफरेंस हो गया तो पावर फैक्टर कितना हो गया? 0। पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू 0। मतलब इसमें एवरेज पावर डिलीवर्ड क्या रहेगा? 0 रहेगा ओवर 1 साइकिल, 2 साइकिल या 3 साइकिल। अच्छा, इसमें जो करंट है ये वोल्टेज को करंट पाई बाई 2 एंगल से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। लीड कर रहा है नहीं कर रहा है? देखो यस यस सर। तो यहां पर करंट लीड वोल्टेज बाई पाई बाई 2, या फिर उल्टा करके लिखूं, कैसे बोल सकता हूं? वोल्टेज लैग बिहाइंड, करंट बाई पाई बाई 2। दोनों का एक ही मतलब है कि नहीं? जल्दी बोलो। सर। यस सर। सर जैसे यहाँ पर तो सर बता दे रहे हैं कि मतलब डिफरेंस आ रहा है, उसमें वो फेज डिफरेंस हो गया, बट अगर हाँ, अलग अलग होते हैं और काफी मतलब ओमेगा टी भी थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वैसे कैसे बताएंगे फिर? नहीं वो डिफरेंट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये ओमेगा यदि इसमें है तो ओमेगा इसमें भी रहेगा ना, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता ना। अप्लाइड वोल्टेज पर ही डिपेंड करेगा ना वो तो। तो यहां पर एवरेज पावर कितना आएगा बोलो? 0। मतलब यदि प्योर कैपेसिटर सर्किट है तो पावर लॉस क्या रहेगा? 0 रहेगा। पावर लॉस क्या रहेगा? 0 रहेगा। यार क्लियर है? जल्दी बोलो, आगे बढ़े। सर मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है? नहीं सर लेकिन ये सर तो फिर आइडियल सिचुएशन हो गई। मतलब इस केस में इसी में नहीं होगी, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, मतलब यदि अब इसमें करंट लीड कर रहा है ना, तो यदि ये वोल्टेज है तो ये क्या होगा? करंट होगा। राइट, ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, यदि ये करंट है तो फिर ये वोल्टेज होगा। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। इसे बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम। सर ये पी एवरेज 0 का मतलब क्या हुआ? बेटा कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, पावर 0। मतलब क्या उसका? देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब कि सोर्स जो भी पावर इसमें दे रहा है वो लॉस नहीं हो रही है कहीं पे भी? बिल्कुल नहीं हो रही है। एवरेज पावर लॉस 0। क्लियर? सारे पॉइंट क्लियर? जल्दी बोलो। सर पीक अच्छा, करंट एक का चीज एक्सप्रेशन बोलो। सर पीक करंट का एक्सप्रेशन हर सर्किट में चेंज होता जा रहा है ना? हाँ होता जा रहा है,
अभी हमने इसमें पीक करंट की बात करूं तो पीक करंट आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई 1/ω_c। यही आया नहीं आया, जल्दी बोलो। V naught omega, yes sir, देखो गौर से, yes sir, yes sir, ये वी नॉट बाई XC है कि नहीं है XC? यस सर। मतलब इसी को जो मैंने बोला था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, मतलब ये क्या है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओमेगा सी, 1/ω_c इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है XC, यहीं से आता है। और पिछले वाले केस में रजिस्टर में क्या था, वी नॉट बाई आर ही आ रहा था, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर ही रहेगा प्योर रजिस्टर में। क्लियर है? जल्दी बोलो। yes sir, हाँ, कॉपी करो, आगे चलते हैं थर्ड में। मिटा दो। ठीक, थर्ड में आते हैं इंडक्टर विथ एसी सोर्स। कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है इसमें? अब इंडक्टर विथ एसी सोर्स थर्ड, एसी वोल्टेज, V नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। एक आध चीज यहाँ पर बिना बताए आपको लिख लेना चाहिए या याद रखना चाहिए, वो ये है कि जब भी हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो हमें क्या करना होता है, वो सेम फॉर्म के होना चाहिए, या तो दोनों साइन के फॉर्म में होना चाहिए या दोनों के फॉर्म में होना चाहिए, कॉस के फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम फेज वो डिफरेंस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या फेज को कंपेयर कर सकते हैं। अब लेट्स से करंट आई जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे अपोजिंग बैटरी डेवलप होती है, आपको याद होगा, LdI/dt। केवीएल अप्लाई करूं तो V नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस LdI/dt इक्वल टू 0, तो DI इज इक्वल टू V नॉट बाई L इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। जरा कैलकुलेशन चेक करते जाना, इंटीग्रेट करूं 0 टी आई, तो ये आई हो जाएगा, ये हो जाएगा V नॉट डिवाइड बाई ओमेगा, नीचे आ जाएगा, कॉस का होता है साइन, तो साइन ओमेगा टी, और
यहां से इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल। इसको यदि सेम फॉर्म में लिखना है तो कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख दूंगा। जरा चेक करो ये मैंने सही कन्वर्ट किया है। यस सर सही है। ठीक, तो यहां से I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये करंट का वेरिएशन आ गया। अच्छा, यहाँ पे पहला पॉइंट आई नॉट इज इक्वल टू आपका वी नॉट बाई ओमेगा एल। आपको याद होगा यही आपका एक्सएल था, याद है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस दोनों को फेज Yes. दोनों का फेज कंपेयर करूं तो फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, पाई बाई 2 का। तो पावर फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, इसमें करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है या लैग बिहाइंड है? लैग कर रहा है सर करंट। हाँ, तो करंट लैग बिहाइंड लैग वोल्टेज बाई पाई बाई 2, या फिर मैं लिखूं वोल्टेज लीड करंट बाई पाई बाई 2। फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो करंट लैग कर रहा है, तो ये वोल्टेज है तो ये करंट होगा। दीज आर द फेजर डायग्राम। और यदि ये करंट है तो ये वोल्टेज होगा। चेक करो सारी चीजें क्लियर है, जल्दी बोलो। सारे पॉइंट क्लियर? किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? सोच लो, चीजों को रिलेट करते जाओ, समझते जाओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गया एक्सएल, लीड कर रहा है, कहाँ लैग कर रहा है, ठीक है ना। वो सारी चीजें देखते जाओ। क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आने वाले हैं। बेटा सर बस एक सेकंड। सर एक सेकेंड। समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? सर ये फेजर डायग्राम का यूज कहाँ होगा? अरे वो आगे कई बार कैलकुलेशन में यूज कर लेते हैं, समझाऊंगा आगे। ओके सर। सर एसएचएम में तो फेजर डायग्राम सर्कल हुआ करता था ना? हाँ, एसएचएम मतलब ये फेजर डायग्राम है ना, कौन कितने से आगे या पीछे करंट वोल्टेज का। अब जरा
ये तो मैंने बेसिक तरीके से चीजों को रिलेट करना सिखा दिया। और बेसिक सर्किट थे, प्योर रजिस्टर सर्किट देखा, उनमें फेज डिफरेंस 0 आ रहा था। फिर प्योर कैपेसिटर देखा, फिर प्योर इंडक्टर देखा। कैपेसिटर में करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था शायद। यस, बाय 2 से। हाँ ठीक, π/2 से लीड कर रहा था वोल्टेज को। और इंडक्टर में करंट लैग बिहाइंड था बाय π/2 विद वोल्टेज। तो ये बेसिक सर्किट, और बेसिक सर्किट से आपको वो भी आइडिया लग गया कि जब प्योर रेजिस्टर है तो उसका इक्विवेलेंट जो अपोजिशन होगा या रेजिस्टेंस होगा वो R के बराबर होगा। और प्योर कैपेसिटिव है तो इक्विवेलेंट अपोजिशन या रेजिस्टेंस जो होगा वो 1/ω/C के बराबर होगा। और यदि प्योर इंडक्टर सर्किट है तो उसका इक्विवेलेंट अपोजिशन वो ω/L के बराबर होगा। यस और नो, और शायद यही टर्म हमने डिफाइन भी किए थे, वो यहाँ पर प्रूविंग भी हो गई कि ये आया कैसे। यस और नो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू इंडक्टर करस्पॉन्डिंग टू द कैपेसिटर इन केस ऑफ एसी सर्किट। यस और नो, जल्दी बोलो। यस यस सर। ठीक, पावर फैक्टर का मतलब समझ में आ गया, और कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है वो हम आसानी से कैलकुलेट करके डिस्कस कर सकते हैं या बता सकते हैं वो डिफरेंट सर्किट पे। अब कुछ आगे बढ़ने से पहले हम ये एसी सर्किट मैथमेटिकली कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि अभी तो ये सिंपल सर्किट थे, तो सिंपल सर्किट का कैलकुलेशन आसान है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाएंगे, रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, तब शायद जैसे मैं जिस अप्रोच से मैं सॉल्व करा रहा था आपको, शायद उस अप्रोच से आपको सॉल्विंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बड़े कॉम्प्लिकेटेड से बनते जाएंगे, तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, तरीका है, कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करते हैं। इसको कॉम्प्लेक्स से कैसे रिलेट करते हैं, शायद आई होप कि कॉम्प्लेक्स नंबर सारे लोग पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में। यस और नो? जी सर। यस सर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा हाँ जल्दी बोलो। सब मेडिकल में आएगा ये? अच्छा, मेडिकल वाले देखो, मेडिकल वाले तो जो मैंने बताया वो करते जाओ, ठीक है ना। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर बताने वाला हूँ तो वो मेथड याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो सिंपल तरीके से मैं रिजल्ट बता दूंगा आपको, वो याद रखना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा एसी सर्किट विद यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इससे आप जब सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से चीजें होंगी, और एक बार प्रैक्टिस आ गई तो कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सर्किट आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हो? तो ये डीसी के लिए भी हो सकता है? डीसी के लिए नहीं, एसी के लिए, क्योंकि डीसी में फेज डिफरेंस वगैरह आता नहीं है ना, इसमें फेज डिफरेंस वगैरह आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा। आयोटा में आई नहीं बना रहा हूं, मैं जे से बना रहा हूं, क्योंकि आई से करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आयोटा, समझ गए ना। इसका जे का वैल्यू कितना होता है, रूट -1। सर -1। हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे लिख सकते हैं, इसमें r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस। अच्छा, tan phi इज इक्वल टू b बाई a, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। आर्गुमेंट। आर्गुमेंट। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, z इज इक्वल टू r
e to the power iota into pi, यस सर, या इसी को लिख सकता हूं r cos phi iota sin phi। ये तरीके पता है सब? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक, तो यहाँ सबका मतलब समझ में आ गया है। मॉडुलस का मतलब क्या है, आर्गुमेंट का मतलब क्या है। इसका यदि डायग्राम ड्रॉ करूं तो यदि ये ए है, ये बी है, बी आपका कौन सा इमेजिनरी एक्सेस है, ए रियल एक्सेस है, तो ये जो आर आएगा और ये आपका फाई होगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जो आपको याद रखने हैं। लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू R1 e to the power iota phi 1, इसका मतलब R1 cos of phi 1 plus iota sin of phi 1। Z2 is equal to R2 e to the power iota phi 2 is equal to R2 cos of phi 2 plus iota sin of phi 2। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। यदि मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करूं तो ये R1 R2 मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और आर्गुमेंट जो रहते हैं वो ऐड हो जाते हैं। याद है कि नहीं आया? Yes, sir. phi 1 प्लस phi 2, इसको लिख सकता हूं R1 R2 cos of phi 1 plus phi 2 plus iota sin of phi 1 phi 2। इतना तो मुझे लगता है ये सब पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? No, sir. राइट। एक इंपॉर्टेंट रूल है डिवीजन वाला, सबको पता होगा, Z1 by Z2, तो ये R1 by R2, और जब ये स्टार्ट हो जाएगा। E1 by ये आएगा ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा आर्गुमेंट, तो ये e to the power iota phi 1 minus phi 2, मतलब R1 by R2 cos of phi 1 minus phi 2 plus iota sin of phi 1 minus phi 2। तो ये जल्दी से इतना ही कॉपी कर लो क्योंकि बस इतना ही हमें यूज करना है, और यदि कुछ छूट गया होगा तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह, मैग्नीट्यूड, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें पता होना चाहिए। और ये कौन सी एक्सेस है, रियल एक्सेस है, और ये कौन सी एक्सेस है, इमेजिनरी एक्सेस है। कॉपी करो जल्दी से। जल्दी कॉपी कर लो और समझ लो इसको ठीक से अच्छे से। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा, आप दूसरे तरीके से भी बताएंगे जब बताएंगे तो। बता दूंगा, डोंट वरी। ओके सर।
मिटा दूं इसको? सर ठीक। सर वो राइट साइड मत मिटाइएगा। सर हो गया। अब यही जो बेसिक सर्किट थे इनको मैं कॉम्प्लेक्स से करके दिखाता हूं। यही बेसिक सर्किट हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स में थोड़ा अभी डिफिकल्ट लगे क्योंकि ये तो सिंपल सर्किट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन का एग्जैक्ट बेनिफिट जो समझ में आएगा तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में समझ में आएगा। ठीक है ना? तो सिंपल सर्किट भी कैसे करते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स वो देखते हैं। अब कॉम्प्लेक्स यूज कैसे करना है, पहले तो बेसिक चीजें हम समझ चुके हैं। बेसिक चीजें ये समझे थे कि ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। आयोटा। यदि मैं रेजिस्टेंस को रेफरेंस मानूं तो रेजिस्टेंस यदि लगा होता है तो वो तो प्योर इमेजिनरी प्योर रियल होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्योर रियल होता है, नहीं होता? यस सर। ठीक। लेकिन आपने देखा होगा इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा था। यस सर। अच्छा, तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा था π/2 से, तो इंडक्टर के करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में π/2 से लीड करेगा। तो ये जो होगा ये XL होगा, मतलब ओमेगा L। और कैपेसिटर में याद होगा कि वो वोल्टेज लैग बिहाइंड था करंट उससे रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज से, तो लैग बिहाइंड और वो XC होगा और वो 1/ωc होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फिगर बिल्कुल याद रख लेना क्योंकि ये बेसिक से आया है और ये मैंने रियल और इमेजिनरी के हिसाब से मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो जब हम रेजिस्टेंस वगैरह लिखेंगे तो इसी को देख के लिखेंगे, ये अपने दिमाग में पिक्चर बना के कॉपी करो जल्दी से। मैंने वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को रेफरेंस मान के और फिर इंडक्टर और कैपेसिटर को ड्रॉ कर लिया है उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। जल्दी बोलो यस और नो। बेटा कुछ बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? चलो तो अब इसको याद रखना। हाँ बोलो बोलो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको अब मिटा रहा हूं। अब इस फिगर को दिमाग में रखना। एक्सएल कहाँ है? पॉजिटिव इमेजिनरी। एक्ससी कहाँ है? नेगेटिव इमेजिनरी। रेजिस्टेंस कहाँ है? रियल। अब बेसिक सर्किट यूजिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स लिख के सारी चीजें दिखाऊंगा, समझना। और वही यूज कर लेते हैं जो हमने लिया था पहला रेजिस्टेंस वाला। रेजिस्टेंस वोल्टेज क्या माना था मैंने? साइन ओमेगा टी। अब ये इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है और रेजिस्टेंस का यदि मैं रेजिस्टेंस इंपीडेंस लिखूं
या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखूं तो बोलो ये प्योर रियल होगा या इमेजिनरी होगा, क्या होगा, जल्दी बोलो। सर रियल होगा। सर रियल। तो R प्लस सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहा हूं, ये होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूंगा तो। यस 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 सर। ठीक, इसका मॉडुलस जो होगा, सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए एक चीज कर रहा हूं, ये होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, इसका आर्गुमेंट यस सर। ये होगा नहीं होगा, मतलब लिखने का तरीका तो यही है ना। यस सर। तो Z इज इक्वल टू R e टू द पावर आयोटा फाई लिखूंगा नहीं लिखूंगा, वो Yes, अलग बात है, sir. इनकी वैल्यू वगैरह मुझे सब पता है। R ये है मेरे पास, फाई ये है, मतलब कंप्लीट Z पता है, और यही क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यस और नो, जल्दी बोलो। Z ही तो था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस। अच्छा, Yes, sir. इक्विवेलेंट Yes, sir. रेजिस्टेंस है। अब ये जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज को मैं ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत है, V नॉट e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, बस इसमें इस एक्सप्रेशन में जो भी आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें कौन सा पार्ट ले लूंगा, टेक इमेजिनरी पार्ट। जल्दी बोलो। सर ये समझ नहीं आया सर, ये क्या किया आपने? यदि मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूं तो यहां पर एक टर्म और आ जाएगा कॉस वाला। यस सर। तो मुझे, यदि मेरा ये वोल्टेज था, मुझे कॉम्प्लेक्स में लिखना है, तो बाद में मैं एक्सप्रेशन का कौन सा वाला पार्ट ले लूंगा, इमेजिनरी वाला। तो बस, ओके ओके। तो मेरे सर लिए एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा यदि इसको लिखोगे तो ये V नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी आएगा ना, हाँ सर आएगा। इस एक्सप्रेशन को। लेकिन एक्चुअल में Yes, मेरा sir. अप्लाइड वोल्टेज क्या है, साइन है ना, यस सर। तो मैं कौन सा वाला पार्ट ले लूंगा उस एक्सप्रेशन का, फाइनल का, सर इमेजिनरी वाला। तो वही मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ओके सर। समझ गए ना, मतलब मैं इसको भी कॉम्प्लेक्स में लिखना चाह रहा था तो ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन रिजल्ट का मुझे कौन सा वाला पार्ट लेना पड़ेगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज किसके फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में है। क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा तो इसको भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा ना, वोल्टेज को भी। यस सर। जल्दी बोलो, समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो एवरीवन। सर तो ये अगर हमारा ये कॉस के फॉर्म में होता तो हम वहाँ पे सिर्फ उसका रियल पार्ट लेते। बिल्कुल बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। समझ गए? तो ओके सर। हाँ, यहाँ साइन है तो एक्सप्रेशन का कौन सा वाला पार्ट लूंगा, इमेजिनरी पार्ट लूंगा। यदि यहाँ पर कॉस होता तो फाइनल रिजल्ट का कौन सा वाला पार्ट था बेटा, रियल पार्ट ले लेता। समझे? यस सर। हाँ, क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो अप्लाइड वोल्टेज को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होगा, और सारा कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होगा जो भी है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अच्छा, अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ये इक्विवेलेंट अप्लाइड वोल्टेज हो गया, तो बताओ करंट डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, तो मुझे पता है ना कि इक्विवेलेंट वोल्टेज डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही तो करंट होता है कि नहीं होता है, ओम्स लॉ। जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो यहां से I इज इक्वल टू V नॉट e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी डिवाइड बाई
आर ई टू द पावर आयोटा 5, मतलब वी नॉट बाई आर ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। मैं तो प्रोसेस बता रहा हूं, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी, आपको प्रोसेस समझना है। अच्छा, ये जो कौन सा पार्ट था, रियल, ये इमेजिनरी पार्ट था ना, तो अब ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करंट आ गया। यदि मुझे रिजल्ट चाहिए, तो मुझे कौन सा वाला पार्ट लेना पड़ेगा इसका, इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट, स्मॉल आर ही रखो। इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस 5, इट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। जल्दी बोलो, इट विल बी द आंसर। बाकी स्मॉल आर का वैल्यू देख लो, कैपिटल आर के बराबर है, 5 का वैल्यू 0 के बराबर है। यदि मैं वैल्यू रख दूं तो आपका वही रिजल्ट आया जो सिंपल फॉर्म में आया था। कई लोग सोच रहे होंगे सर इतना सब करने की जरूरत क्या, वो ज्यादा सिंपल लग रहा था। मैं सिर्फ प्रोसेस समझाने पे फोकस कर रहा हूँ, कैसे अप्रोच करना है। जल्दी बोलो सर वही रिजल्ट आया। सर एक बार सर वो वोल्टेज को कन्वर्ट जैसे किया सर, वो बता दीजिए, नहीं समझ आ रहा। ये नहीं समझ आया हाँ सर। बेटा, इसको देखना, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा टी। ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यस सर। तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट है बेटा? सर इमेजिनरी पार्ट। तो वही तो लिखा, वी विल टेक इमेजिनरी पार्ट। ओके नहीं समझे अभी भी? सर वी विल टेक इमेजिनरी पार्ट ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली? वो कॉस्ट तो कुछ अरेंज करना नहीं पड़ेगा, एडजस्ट नहीं करेंगे कॉस्ट को? नहीं, कोई सर्च नहीं करना। सर समझे? एक और चीज सर, आप हाँ। उसका इमेजिनरी पार्ट क्यों लेंगे करंट का? करंट का, क्योंकि यहाँ से ये जो वोल्टेज है ना, ये सब यही जो ये साइन होगा तो इमेजिनरी पार्ट लेंगे। हर रिजल्ट का जो भी रिजल्ट आएंगे, यदि ये कॉस होगा तो हर रिजल्ट का रियल पार्ट लेंगे, क्योंकि यही गवर्न करेगा बाकी रिजल्ट को। वोल्टेज गवर्न करेगा बाकी रिजल्ट्स को? बिल्कुल। ओके। और कुछ कंफ्यूजन, जल्दी बोलो। बाकी लोग सोच लो, क्योंकि बिल्कुल फंडामेंटल है, कोई भी चीज मिस हो गई तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। सर एक मिनट इरेज मत कीजिए। सर वहाँ फाइनल आंसर में इमेजिनरी पार्ट इसीलिए लिया ना क्योंकि वोल्टेज इमेजिनरी पार्ट था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए? यस सर। मिटा दो। प्रोसेस क्लियर है? यस सर। ठीक, कैपेसिटर में करते हैं।
वी नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉम्प्लेक्स करने से क्या हो जाता है कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है बस। इसका क्या था ये एक्स टी, जल्दी बोलो। 1/ω_c। अच्छा, यदि मैं इसका लिखूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इंपीडेंस, तो Z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा या फिर आयोटा -1/ω_c। जल्दी बोलो, याद करो कॉम्प्लेक्स वाला जो मैंने ग्राफ बनाया था। यस सर, एक्स रेजिस्टेंस, इंडक्टर, नीचे कैपेसिटर। याद आया? Yes, sir. इसका R हो जाएगा √0² प्लस स्मॉल r। ये निकला है आर्गुमेंट, सॉरी मॉडुलस। आर्गुमेंट की बात करूं तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/ω_c डिवाइड बाई 0। ये टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा ना, नहीं होगा? चेक करो, माइनस इन्फिनिटी होगा ना? एंडिंग टू π/2 सर, -π/2। -π/2 ना, हाँ -π/2, राइट, -π/2। तो इक्वल टू कर दो ना डायरेक्टली, इक्वल टू -π/2 टेंडेंट क्या, ठीक है? तो ये आर्गुमेंट आ गया। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R e⁻ आयोटा इंटू 5। सब वैल्यू है मेरे पास, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, इसका लिखूंगा तो क्या लिखूं? V इज इक्वल टू V0 और ये e⁻ आयोटा ओमेगा टी। बस रिजल्ट में मुझे कौन सा वाला पार्ट लेना पड़ेगा, जल्दी बोलो। Real. सर रियल। रियल पार्ट लेना पड़ेगा बस, बाकी। तो यहाँ से करंट इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू V0 बाई स्मॉल r e⁻ आयोटा ओमेगा टी -5। ये आएगा, मैं वैल्यू रख देता हूं। तो I इज इक्वल टू V0, R का वैल्यू इस बार आया 1/ω_c e⁻ आयोटा ओमेगा टी, और पाई के वैल्यू -π/2, तो -π/2। इसको रियल पार्ट लूंगा, वही आंसर होगा, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज कॉस के फॉर्म में था। तो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। जरा चेक करो, क्या यही रिजल्ट पहले भी आए थे हमारे? यस सर। समझ में आया? अच्छा, यदि मुझे ठीक है, क्लियर? जल्दी बोलो। यस कॉपी कर लो आगे। जिसका ये हो गया है तो इंडक्टर वाला करो ऐसे ही। सर इंडक्टर में भी रियल पार्ट लेंगे हम लोग?
यदि आप अप्लाइड वोल्टेज कॉस मान रहे हो तो। हो गया सर। ये वोल्टेज को लिख सकता हूँ वी नॉट, हो गया ना, यस ओमेगा टी, और इसका जेड लिखूंगा तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस आयोटा ओमेगा एल। याद आया? पॉजिटिव में जनरेट था, सिर्फ इंडक्टर है ना। यस Yes, sir. आर इज इक्वल टू रूट। एक बार मेहनत करना है, फिर इससे सिंपल कुछ होगा ही नहीं तुम्हें। ओमेगा एल फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई 0 इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 2। तो z इज इक्वल टू r ए टू द पावर आयोटा फाई। बाकी सब वैल्यू है ही हमारे पास, बस करंट लिखना है। तो करंट होता है वोल्टेज डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये V नॉट डिवाइड बाई स्मॉल r ए टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हमें कौन सा चाहिए? रियल पार्ट, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज कॉस में है। V नॉट बाई आर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, वैल्यू रख देते हैं तो ये ओमेगा एल हो जाएगा। चेक करो, यही आया था रिजल्ट। सर कॉस में आप थीटा को माइनस थीटा भी रख सकते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? यस सर। सर ये जो आप सर सेकंड लास्ट से आखिरी पार्ट में आ रहे हैं सर, उसमें आपने e टू द पावर r और ये जो इसका सर कन्वर्जन एक बार बता दीजिए। यहाँ से यहाँ में हाँ सर। कुछ नहीं, इसका तो कॉस्ट ले लिया और r का वैल्यू रख दिया। ओके सर। सर एक चीज वैसे पूछनी थी, ये मेथड काम क्यों कर रहा है? देखिए आंसर, ये मेथड काम क्यों कर रहा है? आंसर्स क्यों आ रहे हैं इससे? कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि वेक्टर सम ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वेक्टर सम ही है ना, वो बेसिक तरीके से हम देख चुके हैं ना। रेजिस्टेंस रियल है तो ये उसके परपेंडिकुलर वो क्या होगा? एक्सएल इंडक्टर होगा, उसके नीचे क्या होगा? कैपेसिटर होगा, एक्सी होगा। इसलिए मेथड बनाया है, क्योंकि वो बेसिक तरीके से हमें पता चल गया है कि कौन कितना लीड कर रहा है, कौन कितना पीछे, किसके क्रॉस वाला वोल्टेज। समझे? यस सर। बेसिक तरीके से हम ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस में सेम फेज में रहता है वोल्टेज, ठीक है ना। इंडक्टर में लीड करता है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, कैपेसिटर में लैग बिहाइंड होता है कंपेयर टू द रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फेज है, फेज आ गया उसमें भी, मतलब ये वेक्टर एडिशन टाइप में हो गया। नहीं समझे? समझ रहा हूँ सर। हाँ, मिटाऊं?
Yes. sir. अब हम बात करें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आते हैं। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला आरसी सर्किट करते चलो, आरसी सर्किट। आरसी विथ एसी वोल्टेज। अब इसका जेड लिखूंगा ना, तो बोलो आर प्लस So R माइनस होगा ना? Yes sir. अब सही लिखा? जी सर। ठीक लिखा है? देख लो बेटा, सब सही है? सर आप बहुत अटक रहे हैं सर। क्या कुछ आवाज नहीं आ रही ठीक से? हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, बाकी तो बस पहले ये ठीक है नहीं है? अभी आ रहा ठीक? तो वीडियो क्लियर नहीं होती। यार नेटवर्क तो सही आ रहा है। सर अब सही हो गया सर, सही हो गया। हाँ ये ठीक लिखा है, देख लो। सर यहाँ पे हम लोग दोनों इमेजिनरी और रियल पार्ट कंसिडर करेंगे ना? हाँ ये रियल होता है, इमेजिनरी होता है, तो ये लिखना पड़ेगा ना मुझे जेड। हाँ सर, ओके ये इसका सर। फाइन लेकिन हो जाएगा। वोल्टेज सर जो वोल्टेज है वो तो सर रियल है ना? फिर आपने कहा था सर वोल्टेज से पूरी कैलकुलेशन बदल जाती है। हाँ तो वोल्टेज से ही तो रियल फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। अब यदि मैं करंट लिखूं इस सर्किट में, तो करंट क्या होता है? V बाई जेड। तो I इज इक्वल टू V नॉट डिवाइड बाई जेड, मतलब R e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाइव, ये आएगा ना? यही आएगा ना? हाँ अब सर, ये यही कॉस है। है, अब ये कॉस है तो रियल पार्ट ले लूंगा, आंसर वो होगा मेरा। इट विल बी द आंसर। वो अलग बात है कि आर का वैल्यू मेरे पास है, आर का वैल्यू यहां रख दूंगा। फाइव का वैल्यू मेरे पास है, फाइव का वैल्यू यहां रख दूंगा। जल्दी बोलो। मैं अभी भी मैं कहाँ कह रहा हूं कि वो गवर्न नहीं करेगा? यस सर। ठीक है। और सर
सर हाँ ये बोलो। मेथड स्कूल में यूज कर सकते हैं ना? क्यों नहीं कर सकते? मैं पूछ रहा हूँ सर। नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से तो करना ही चाहिए, क्या दिक्कत? ओके सर। अच्छा, यहां से पावर फैक्टर cos 5 आ गया, नहीं आया? ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस। अच्छा, यहां पे यदि बात करूं तो जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर स्क्वायर होगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना? यस सर। चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो इस रिजल्ट को। कैसे? सर आर से। हाँ, जैसे रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग, मैं यहाँ एक छोटा सा लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखना पड़े मुझे। रेजिस्टेंस के क्रॉस इज इक्वल टू आर प्लस आयोटा 0, इसका रेजिस्टेंस के क्रॉस कैपिटल आर ये आ रहा था, फाई क्रॉस रेजिस्टेंस जीरो आ रहा था, जेड क्रॉस कैपेसिटर फाई कितना आ रहा था? -π/2। -π/2। -π/2 इंडक्टर के क्रॉस ठीक है, ये आपको ना डायरेक्टली यही सिंबल यूज करूंगा मैं, बार बार ना लिखना पड़े इसका सब। अब यदि मुझे निकालना है रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो यहाँ पर जो जेड आएगा, जेड आर, वो आएगा आर आर e टू द पावर आयोटा फाई आर। यहाँ पर आएगा आपका जेड सी इज इक्वल टू आर सी e टू द पावर आयोटा फाई सी। यहाँ पर आएगा जेड एल इज इक्वल टू आर एल e टू द पावर आयोटा फाई एल। ठीक है, अब यदि मुझे रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो रेजिस्टेंस में तो डायरेक्टली आप कर सकते हो क्योंकि प्योर इमेजिनरी प्योर रियल है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? जेड क्रॉस रेजिस्टेंस
इंटू नेट आई, और नेट आई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही करूंगा अभी, तो ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, जेड आर, तो क्या आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करूं, ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई करो, तो बोलो क्या आ जाएगा, वी नॉट स्मॉल आर आर आर, और आर्गुमेंट हट जाएंगे तो e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव आर, इसका कौन सा सही है, कॉस सही है, अक्रॉस रेजिस्टेंस। यार जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सर एक बार फिर से बता दीजिए आपने क्या मल्टीप्लाई किया? कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव आर। मुझे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट ये, सॉरी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट ये, यही है ना? Yes, sir. तो वोल्टेज डिफरेंस होता है क्या यार, आई इंटू रेजिस्टेंस होता है ना, तो नेट करंट यहाँ कितना जा रहा है, ये जा रहा है, यस सर। और रेजिस्टेंस के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है, इंपीडेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस। ठीक सर, यस सर। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, आई इंटू दिस रेजिस्टेंस Yes, sir. जल्दी बोलो, यस और कौन सा वाला पार्ट लेना है आंसर के लिए, रियल वाला, बाकी सबका वैल्यू है, वैल्यू रख दो चाहो तो, स्मॉल आर का वैल्यू भी हमारे पास है, इसका वैल्यू भी मेरे पास है, फाइव आर का वैल्यू भी मेरे पास है, सब वैल्यूज मेरे पास सारी है, मैं तो तरीका बता रहा हूँ, जल्दी बोलो। तो क्या सर, वोल्टेज अक्रॉस, तो क्या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मिल गया, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना हो तो करंट इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर करूंगा ना मैं, यस ओम्स सर। लॉ। अच्छा, ये नेट करंट है और कैपेसिटर का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो बोलो क्या होगा, बोलो, V नॉट बाई स्मॉल आर इंटू आर सी इंटू e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव सी, ये होगा नहीं होगा, जल्दी बोलो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये, यस और नो? Yes, sir. रिजल्ट के लिए, हाँ कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल धीमे चल रहा हूँ इसीलिए। और रिजल्ट के लिए मुझे कौन सा वाला पार्ट चाहिए इस एक्सप्रेशन का, रियल या इमेजिनरी? Real. रियल। तो कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव सी, अब ये मत कहना वैल्यू मेरे पास सारी है, मैं सब लिख के रखी है पहले से मैंने। तो ये वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर आ गया, जल्दी बोलो। सर हाँ, वाला पार्ट क्यों चाहिए, कौन सा वाला बेटा? रियल वाला पार्ट क्यों चाहिए सर उसमें भी अक्रॉस कैपेसिटर में? अरे बेटा रियल ही ले रहे थे ना, अप्लाइड वोल्टेज कॉस था ना, तो इसलिए रियल ही लेंगे ना हर जगह। तो उस पर नहीं डिपेंड करेगा कैपेसिटर, तो सर मतलब उसका तो नहीं, सब कुछ गवर्न करेगा अप्लाइड वोल्टेज। हमने वहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर लिखा, मतलब क्या मतलब है उसका, हम समझ। मैं बता रहा हूँ क्या मतलब, रुक जाओ, पहले ये समझ आया नहीं आया? सर अगर मैं यहाँ पे आपने जैसे बताया सर v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख देता,
तो फिर सर ये पूरा चेंज हो जाता, फिर ये साइन के टर्म्स में आ जाता। अरे यार तुम लोग क्यों एक बात को बार बार, तुम लोग स्टिक नहीं रहते जो मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यदि अप्लाइड वोल्टेज कॉस है तो हर जगह रियल पार्ट लेना है। सर और अगर हम applied अज्यूम voltage- साइन करते तो, अगर अप्लाइड तो हर जगह इमेजिनरी पार्ट लेते जो भी एक्सप्रेशन आता। यही तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ भाई। जो अप्लाइड वोल्टेज है यदि वो कॉस है तो हर जगह जो भी रिजल्ट चाहिए हमें फाइनल उसमें रियल पार्ट लेंगे, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जो भी है। और जो भी यदि ये आपका साइन होता है तो जो भी रिजल्ट आता कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कौन सा वाला पार्ट लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट लेते हैं। यही तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, फिर वहीं पहुंच जाते हो घूम फिर के। यस और नो जल्दी बोलो। यस सर। पक्का? पर स्मॉल आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना? स्मॉल आर ये है ना, देखो। अच्छा सर, वो तो बहुत ओके सर। आप सब देखो, सब कुछ लिखा हुआ है। यस सर। आरसी, आरसी ये है, सब लिखा हुआ है। जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, Yes, यदि sir. मुझे तो बस दो ही चीजें, अब दो ही चीजें हैं। अब मेरे पास देखो, यदि आपको यदि ये रिलेशन वेरीफाई करना है ना, तो ये रिलेशन वेरीफाई भी कर सकते हो। आपके पास V है कि नहीं है, जल्दी देखो। है? यस सर है। Yes, sir. यदि ये नहीं देखना कॉम्प्लेक्स में, तो सिंपल वाला देख लो, ये है कि नहीं है। VR है कि नहीं है। यस सर। और VC है कि नहीं है। यहाँ पर वैल्यू रख देना, सारी वैल्यू पुट करोगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा, LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका वोल्टेज क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी इन दोनों में कंज्यूम कर रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा कि नहीं होगा। यस सर। Yes, और sir. ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. सोच लो, मैं 1 मिनट देता हूँ, अच्छे से सोच लो सारी चीजें। देखने में बड़े ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कोई करता है तो बड़े बड़े से एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब से लगते हैं, लेकिन एक बार समझ में आ गया अच्छे से तो शायद एक्सप्रेशन तो भूल ही जाओ, फिर अपने आप लिखना शुरू कर दो। एक बार गौर तो करो, पैटर्न को तो समझो कर क्या रहे हैं। वही ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, वही सब कुछ कर रहा हूँ। सर VR अगर हम लोग वहां से निकालें जो करंट निकाला है इनटू R कर दें, हाँ, I निकाला तो उसका वो सेम आएगा। सेम आएगा। वो इसलिए सेम आएगा क्योंकि वो तो रियल है, इसलिए डायरेक्टली जो आई फाइनल रिजल्ट आई है डायरेक्टली R से मल्टीप्लाई करूं तब भी वही आ जाएगा, क्योंकि वो प्योर रियल है। लेकिन इमेजिनरी में हमें ऐसे करना पड़ेगा जैसे बताया प्रोसेस। ओके सर। सर तो फिर सिर्फ बेसिक्स 3 रिजल्ट याद करने ना? बिल्कुल। यदि यहाँ पर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं ना, तो ये क्या होगा, ये VR होगा, ये क्या होगा, VC होगा, और ये क्या होगा, ये V होगा, और ये क्या होगा, फाई होगा। समझे बेटा? यही तो सब बेसिक रिजल्ट हमारा। यस सर।
सोच लो, बाकी लोग इसको देख लो अच्छे से। जिसका ये हो गया वो RL शुरू कर दे, RL इन सीरीज, RC किया है, RL करो ऐसे ही। सर वहाँ पर आपने सर VR और VC बनाया था सर, वो ग्राफ टाइप में, और उसका रिजल्टेंट V आया। VC सर हाँ इमेजिनरी होगा, इसलिए सर नीचे बनाया है। हाँ बेटा, दोनों इमेजिनरी। अब इमेजिनरी वो सिर्फ मेथड है बेटा, इमेजिनरी मत बोलो उसको। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होगा और जो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा, दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा, क्योंकि भाई ये कैसा है, साइनसोइडल फॉर्म में है, तो ये भी साइनसोइडल फॉर्म में आएंगे, लेकिन इन दोनों के वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, π/2 का होगा। ये बता रहा है वोल्टेज इमेजिनरी नहीं आएगा, वो इमेजिनरी सिर्फ इमेजिनरी समझाने के लिए किया गया है कि फेज डिफरेंस इतने का है। मतलब कहने का, यदि इसका वोल्टेज साइन में होगा तो इसका वोल्टेज होगा वो कॉस होगा। यदि इसका वोल्टेज होगा V0 साइन ओमेगा टी, तो इसका होगा V0 कॉस ओमेगा टी। समझे मेरी बात? यस सर। ये मतलब है इमेजिनरी का, मतलब ये नहीं कि इमेजिनरी वोल्टेज हो जाएगा। पक्का सोच लो एक बार अच्छे से। तो यदि मैंने इमेजिनरी एक्स यूज करी तो वो ऐसा नहीं वो चीजें इमेजिनरी हो गई हैं, वो सिर्फ भी बता रहे हैं कि फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। समझ रहे हो? जैसे दो वेव है, तो दोनों के वेव के बीच में y1 वेव है, y2 वेव है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है नहीं होता है? यस सर होता है। ऐसे ही ये भी अप्लाइड वोल्टेज साइन कॉस के फॉर्म में है, तो इसके भी साइन कॉस के फॉर्म में आएगा। तो इनके बीच में ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो π/2 का होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। एग्री और नॉट? इमेजिन कर पा रहे हो? yes, मतलब वेक्टर एडिशन जैसा है ये, वेक्टर एडिशन जैसा। समझ गए? जैसे वेव में भी तो क्या था, वेक्टर एडिशन था ना, फेज पर डिपेंड कर रहा था, वेक्टर जैसा था, हो सिमिलर टू द गया। वेक्टर एडिशन। ऐसे ही यहाँ भी सिमिलर टू द वेक्टर, यहाँ ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि ये सेम है इस चीज डायरेक्शन में डायरेक्टली ऐड कर दो। एक का वोल्टेज दोनों भी जब ये है तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा जाएगा। एग्री और नॉट? जब तक इमेजिन नहीं करोगे, फील नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा यार। जैसे वेव में पढ़ा है वही चीजें हैं सब यहाँ पर, तो उसको इमेजिनरी एक्स को ये मत सोचो कि वो चीजें इमेजिनरी हो गई हैं। वो सिर्फ ये बता रहा है कि इतने का फेज डिफरेंस है, इतना आगे चल रहा है वो, इतना पीछे चल रहा है वो। पक्का बेटा समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो। आ गया। मनु समझ में आया? यस सर आ गया। RL सर्किट करो। सर उसका फाई आ रहा है tan इनवर्स XL अपॉन R, और करंट की वैल्यू है V0/R cos ओमेगा t माइनस 5। सबके क्रॉस निकालो वोल्टेज। सर cos ओमेगा टी माइनस 5 होगा कि cos ओमेगा टी प्लस 5 होगा? चेक करते हैं यार। cos ओमेगा टी माइनस 5 होगा, वो 5 का वैल्यू भले ही वो अलग आए, वो तो सारे एक्सप्रेशन ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है? वो वैल्यू चेंज होती रहेंगी बस। ओके सर।
ध्यान देना अच्छे से। सेकेंड, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। कॉस ओमेगा टी, तो क्या लिखूंगा इसको, V इज इक्वल टू वी नॉट। अब तो बहुत जल्दी जल्दी लिख सकते हो यार, अब तो प्रैक्टिस हो गया होगा कैसे लिखना जल्दी फटाफट। इसके लिए Z लिखूं तो R प्लस आयोटा ओमेगा एल, जल्दी बोलो। स्मॉल r हो जाएगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। फाई इसके लिए हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल डिवाइड बाई आर, जल्दी बोलो। Z इज इक्वल टू R टू द पावर आयोटा फाई, बस ये वैल्यू चेंज हो गई आर फाई की, बस अल्टीमेटली तो वही चीज है ना। आई निकालना है तो नेट V बाई Z, तो ये V नॉट बाई स्मॉल r e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाई। वो अलग बात है कि फाई वाई का वैल्यू इस बार अलग हो गया है, आर का वैल्यू अलग है, कॉस ओमेगा टी माइनस फाई, जल्दी बोलो। वो अलग बात है कि आर का वैल्यू इस बार ये है और फाई का वैल्यू ये है। समझ पा रहे हो? यस सर। यस। ठीक, यदि मुझे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है तो I इंटू ZR करूंगा, नहीं करूंगा, जल्दी बोलो। रेजिस्टेंस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, रेजिस्टेंस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो रेजिस्टेंस में तो चाहो तो डायरेक्टली लिख लिया करो, रेजिस्टेंस का चाहो तो डायरेक्टली लिख लिया करो। समझ गए मेरी बात? मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं कि वो प्योर रियल है। जल्दी बोलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज चाहो तो डायरेक्टली लिख लिया करो, फाइनल रिजल्ट जो आया है इंटू आर कर दिया करो, क्योंकि वो प्योर रियल है। लेकिन बाकी में ऐसा नहीं कर सकता मैं। यदि मुझे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर चाहिए तो मैं करूंगा कॉम्प्लेक्स वाला इंटू ZC, क्योंकि कॉम्प्लेक्स दोनों है। तो क्या होगा यहां से, V नॉट बाई R और ये RC, और जब दो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई होंगे तो आर्गुमेंट में वो ऐड हो जाएगा, आयोटा ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 5C। तो यहां से VC इज इक्वल टू, VC नहीं था, VL था ना इस बार तो ZL, ZL इंडक्टर था L, तो ये हो जाएगा V नॉट बाई R, RL सब वैल्यू है हमारे पास, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 5L। ये समझ में आई बात बेटा? जल्दी बोलो। वो yes, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। अच्छा, इंडक्टर देखा था फेजर डायग्राम हमने, इंडक्टर ऊपर है तो VL कहाँ रहेगा, ऊपर, और VR इधर रहेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा, अप्लाइड वोल्टेज रहेगा, और ये क्या रहेगा, फाई। एग्री और नॉट? तो यहां से VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर होगा। जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। सर ये जो phi1 और phi2 आपने लिखे हैं, ये सब जो ये उसको रिप्रेजेंट करे ना कि इंडक्टर का और रेजिस्टेंस का क्या फेज होगा। हाँ हाँ बिल्कुल।
आवाज आ रही मेरी? यस सर। लाइट चली गई यार, अब पंगा हो जाएगा। चलो आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस सर। दिख रहा है yes बोर्ड? sir, बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं सर। बहुत ब्लर। हाँ तो चलो ठीक है, स्टॉप करते हैं, लाइट चली गई, चलो कोई नहीं, 15-20 मिनट की क्लास बची है तो हम कभी कंपनसेट कर लेंगे आगे, ठीक है? समझ गए ना? इसी बार कंटिन्यू करेंगे। लाइट चली गई है, पता नहीं कब आती है, ठीक है? सर फालतू में तो गर्मी में एसी के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं अभी? हाँ ट्राई करना, अभी अभी तो काफी चीजें बची हुई हैं, लेकिन ट्राई करना, ये ऐसे करना, बेसिक वाले करना ट्राई। सिर्फ आज का वीडियो जरूर अपलोड कर दीजिए, आज बेसिक। ठीक 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 थैंक यू सर। मेडिकल वालों ठीक को है। सच में ये आज का रिसर्च थैंक यू सर। हाँ हाँ मैं कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। सर लास्ट वाली वीडियो